हेलो बच्चों, मैं जी के श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर रॉजर एकेडमी से। मैंने अब तक आपको ग्रेविटेशन के 4 पार्ट पढ़ा दिए हैं। अब 5वां और अंतिम पार्ट। सर पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट? ध्यान से सुनिएगा सर जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सर ये हम बात कर रहे हैं अर्थ की। ये इसका सेंटर है और ये अर्थ का मास m है। दिस इज अर्थ। और एक ऑब्जेक्ट ये था m, जिसे इंफ्रारेड से अर्थ सरफेस पे लाया गया था। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था सर, -g कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई r। दिस इज फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब अगर मैं ये लिखूं डिस्टेंस और ये लिखूं u, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे कैसे बोलो नेगेटिव है। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं, तो यहां देखो सर, पहले हमें कुछ डिस्टेंस तक स्ट्रेट जाना पड़ेगा। यस सर, कहां से? यहां से यहां तक स्ट्रेट, क्योंकि r आएगा और r तक ये वैल्यू फिक्स होगी सर। उसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा, ये क्या होगा? घटेगा। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से कर्व के फॉर्म में जाएगा। यस, ध्यान सुनिएगा सर। सबसे पहले अगर आप सेंटर से यहां तक प्रोसीड करते हैं, राइट, तो सही, तो वैल्यू फिक्स है, राइट है। तो यहां से यहां तक क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब आप कह सकते हो सर एग्जैक्टली यहां r इक्वल टू r तक कांस्टेंट होगा। उसके बाद अगर आप ऊंचाई पे जाते हो तो फिर क्या होगा? घटेगा, क्योंकि बढ़ेगा या क्या घटेगा, तो एक कर्व लगेगा कुछ इस तरह से घटता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। सो दिस इज ग्राफ बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, राइट। चलिए, ये मैंने आपको पढ़ाया था सर। अगला मैंने पढ़ाया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैंने उसके लिए फॉर्मूला पढ़ाया था G इंटू कैपिटल M बाई आर, राइट। G इंटू कैपिटल M बाई आर। आगे ध्यान सुनो, मैंने आपको समझाया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उससे r डिस्टेंस अवे, इस पॉइंट पे अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो मैथमेटिकली आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, -gm बाई आर, राइट है सर। यूनिट जूल पर किलोग्राम होता है या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये स्केलर है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होता है। क्लियर? चलिए अब थोड़ा हम आगे पढ़ते हैं सर, न्यूमेरिकल्स हैं सर। ध्यान से देखिएगा सर। सर हमारे पास एक रिंग ये है एंड दूसरा रिंग ये है। ध्यान सुनिए, वी हैव टू आइडेंटिकल रिंग्स, both are lie in vertical plane, not in horizontal plane, lie in vertical plane and plane of both rings are parallel together। दोनों रिंग्स के प्लेन देखो, दोनों रिंग्स ऐसे नहीं है, वर्टिकल प्लेन में है एंड दोनों के प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं। सर यहां देखिए बेटा, इसको ऐसे मिलाया गया और सर इसको ऐसे मिलाया गया। सर इसकी जो रेडियस है वो r है, इसकी जो रेडियस है r है, यहां लिखा गया a, यहां लिखा गया b। और मैंने बोला सर जी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस लिया ना बेटा, चलो मैंने मान लिया 2r है, सेंटर टू सेंटर। सर इस रिंग का जो मास है बेटा वो m है और इस रिंग का मास भी कितना बोलिए? m है, राइट। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा सर। दो रिंग है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, मतलब दोनों के प्लेन आपस में पैरेलल हैं एंड दोनों वर्टिकल प्लेन में है, ना कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में है। दोनों रिंग के सेंटर से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2r है। सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी बोलो? 2r है। एंड दोनों रिंग आइडेंटिकल हैं, दोनों का मास सेम है, दोनों की रेडियस क्या आपका सेम है। कहा गया भाई आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए और आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट बी निकालना है। यस, इसके सेंटर पे नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा और बी पर नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, यह हमें निकालना है। कोई बात नहीं, तो ये बात ध्यान से सुनिएगा सर आप जी। सबसे पहले अगर मेरे को निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए, राइट, तो सबसे पहले आपको ए वाले का खुद का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, जो होगा G इंटू कैपिटल M बाई आर। यस सर, ध्यान सुनिएगा सर, -g इंटू इसका मास डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना हो गया? r। लेकिन अगर इस पॉइंट पे बी वाले का निकालोगे तो आपको डिस्टेंस ये लेनी पड़ेगी। यस सर, बी वाले की डिस्टेंस यहां से यहां तक। बेटा जी ये 2r है, ये r है, तो ये निकलेगा सर r√5 पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से। चेक कर लीजिए, ये देखिए ये r है, ये 2r है, पाइथागोरस थ्योरम लिखा गया r√5। तो भाई जब इसकी वजह से आप यहां निकालोगे
तो लिखोगे माइनस जी इंटू कैपिटल एम, क्योंकि इसका मास भी एम ही है, लेकिन डिस्टेंस लिखोगे आर रूट 5, राइट? सो दिस इज नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए। सिमिलरली अगर आपको निकालना है नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट बी, यहां निकालना है, तो भैया सबसे पहले खुद का अपना निकालेंगे आप। खुद का अपना क्या लिखोगे? सर लिखोगे माइनस जी एम बाई आर। क्यों? क्योंकि उसका मास एम है, उसकी रेडियस आर है। लेकिन बच्चे इस पॉइंट पर निकालने के लिए, कहां पे बेटा? इस पॉइंट पर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको इसको यहां से मिलाना पड़ेगा, ये वाला आपको डिस्टेंस ये वाली चाहिए, राइट? चलो इसको भी देख लेते हैं भाई। ये देखो सर, सर ये आपका आर है, ये आपका 2r है बेटा जी, ये आपका आर रूट 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आर रूट 5। तो लिखेंगे आप माइनस जी एम डिवाइड बाई आर रूट 5, राइट? बेटा ध्यान से देखो, क्या देखो सर, लो बेटा देखो सर, क्या जितना पोटेंशियल ए का है उतना पोटेंशियल बी का है? यस। ये देखो माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर रूट 5, माइनस जी एम बाई आर रूट 5, मतलब ए पर और बी पर दोनों का इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसके सेंटर पे क्या है? सेम है। तो बेटा अगर मैं कहूं भाई मेरे को वीबी माइनस वी ए निकालना है, कितना आ गया बोलो? 0। क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल कितना? सेम है। अब सुनो, अगर एक मास दिया जाए एम डैश और मैं कहूं इस एम डैश को ए से बी तक ले जाना है, इस एम डैश को ए से बी तक ले आना है, तो कुल कितना ग्रेविटेशनल वर्क डन करना पड़ेगा? आइए सर, सो लिखा गया डब्ल्यू ए बी, फॉर्मूला लिखेंगे आप वी बी माइनस वी ए और साथ में क्या लिख देंगे? एम डैश। जे सर, अगर आपको ए से बी तक जाना है, राइट, तो आप क्या लिखोगे? वी बी माइनस वी ए इनिशियल बी फाइनल, तो लिखा गया फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस और साथ में जो मास शिफ्ट हो रहा है उसका अमाउंट, राइट? सर यहां देखिए ये कितना हो गया? 0। लिखा गया एम डैश घट के कितना गया? सॉल्व होकर कितना गया? 0। इसका मतलब इस रिंग के सेंटर से इस रिंग के सेंटर तक एक मास एम डैश को ले आने में जितना भी ग्रेविटेशनल वर्क डन करना पड़ेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, राइट? तो देखो मैंने इस क्वेश्चन को बताया। चलिए सर अगला देखते हैं। हां जी, अगला क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन क्या है बच्चे कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेल ये है और सर दूसरा देखिएगा सर, एंड बेटा दूसरा स्फेरिकल शेल ये है। वी हैव 2 स्फेरिकल शेल्स। सर इस वाले की जो रेडियस है वो 2r है और जो अंदर वाले का जो रेडियस है बट्टे, ठीक है, अंदर वाले का वो आपका r है। मैंने मान लिया ये a है, ये क्या बोलो? b है, राइट? पूरी बात ध्यान सुनिए सर। बोला गया a एंड b आर 2 आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सर स्फेरिकल शेल। एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा सर, क्या लिखा गया है? आइसोलेटेड। A and B are 2 isolated spherical shell. सर लिखा गया नेट मास ऑफ A and B इज कैपिटल M। बेटा मैंने आपको इनका इंडिविजुअल मास नहीं दिया, नो, मैंने बोला इसका मास और इसका मास दोनों का सम कैपिटल M के क्या है? बराबर है। एंड मास पर एरिया of A and B are same। एक हिंट दिया गया, कहा गया भैया दोनों का मास पर एरिया सेम है, दोनों का मास डिवाइड बाय एरिया को लेंगे मास पर एरिया, इसका रेशियो क्या है? सेम है। क्वेश्चन वही है बेटा, क्या लिखा गया? फाइंड सर वी ए माइनस वी बी। ले भाई ए पर और बी पर दोनों के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, यह मेरा क्वेश्चन है। पूरा पढ़ देता हूं सर। ए एंड बी आर 2 कॉन्सेंट्रिक आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल्स, जिसमें अंदर वाली रेडियस r है, बाहर वाली रेडियस कितनी बेटा? 2r है। दोनों का कंबाइंड मास गिवन है कैपिटल M, इंडिविजुअल मास नहीं गिवन है, और एक हिंट दिया गया है कि दोनों का मास पर एरिया क्या है? सेम है। तो बताइए ए पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, बी पे कितना होगा, और उन दोनों का डिफरेंस वी ए माइनस वी बी आपको निकाल के दिखाना है। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहली चीज आपको उसका इंडिविजुअल मास पता होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं पता है। तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझाता हूं सर। आइए सॉल्यूशन में देखते हैं सर। सॉल्यूशन में चलिए इसका मास पर एरिया तो लिखा गया ma डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर। इसका मास पर एरिया तो लिखा गया mb डिवाइड बाई 4 पाई एंड लिखा गया 2r का स्क्वायर।
क्योंकि उसके एक का रेडियस r है, दूसरे का कितना बेटा 2r है। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लिखोगे ma इक्वल टू mb/4, क्योंकि बाकी सारा कट जाएगा। ओके, यस सर 4 ही बचेगा। तो अगर लिखोगे mb तो लिखोगे 4 टाइम्स ऑफ ma। जी सर, mb 4 टाइम्स ऑफ ma। देखो बेटा 4 पाई स्क्वायर कट जाएगा, यहां बचेगा दिस वन और आपका ये आ गया। अब आपको क्या गिवन है सर? आपको गिवन है mb प्लस ma इक्वल टू कैपिटल M। यस, ये गिवन है। यस सर, दोनों का मास। चलो हमने ma की जगह पे, सॉरी हाँ देखो mb इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ma, हमने यहां लिख दिया सर ma, यहां लिख दिया 4 टाइम्स ऑफ ma इक्वल टू क्या लिखा गया m। तो यहां जो ma निकला बेटा वो निकल गया m/5। सॉल्व करके देखो यही निकलेगा। यस, अगर ma निकल गया तो बेटा जी mb क्या लिखोगे सर? वही 4 टाइम्स ऑफ ma, मतलब क्या निकल गया 4m/5। राइट? तो पूरी बात को ध्यान से समझा जाए। सर गिवन ये था मास पर एरिया दोनों का सेम है, इसलिए मैंने इंडिविजुअल मास इसका ma मान लिया, इसका mb मान लिया। ma डिवाइडेड 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि रेडियस r है और इसका कितना बोलो 2r है। सिंप्लीफाई किया सर, मैंने निकाला मैंने ma इक्वल टू mb/4, यहां से mb निकालोगे 4 टाइम्स ऑफ ma आ जाएगा। अब हमें गिवन था इन दोनों का कंबाइंड मास कितना बोलो m है, तो मैंने क्या किया ma की जगह ma रखा, लेकिन जो me था पुट कर दिया 4ma, यहां से निकाल लिया ma और उसको यहां पुट कर दिया, क्या निकल गया mb। तो अब सुनो, आपने इसका मास निकाला है m/5 और इसका मास निकाल लिया 4m/5। राइट है? चलो हो गया इतना। अब इतने पोर्शन को मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं बेटा, ये देखिएगा सर इतने को, ठीक है। आइए अब बात आती है सर एक वर्ड है आइसोलेटेड। जी इस पर ध्यान रखना जी, आइसोलेटेड है बेटा, मतलब ए वाले का खुद का पोटेंशियल होगा, बी वाले से मतलब नहीं होगा, बी वाले पे खुद का पोटेंशियल होगा, ए वाले से मतलब नहीं होगा। और आपको पता है अगर आइसोलेटेड वर्ड नहीं होता तो फिर बताइए आपको सर, ए पे खुद का होता, बी की वजह से होता, बी पे खुद का होता, ए की वजह से होता, ये तो होता ना। इन्होंने कहा ना आइसोलेटेड है भाई, तो अगर आइसोलेटेड है तो ठीक है, ए पे खुद का होगा, बी की वजह से नहीं होगा, बी पे खुद का होगा, ए की वजह से नहीं होगा। तो आइए अगर लिखते हैं पोटेंशियल एट ए तो लिखेंगे G इंटू ma और डिवाइड बाई कितना बोलो R, ये लिखोगे ना -G इंटू ma/R। सर हमने क्या किया, G की जगह G लिख दिया सर, ma निकाला आपने m/5 और सर लिख दिया R। सॉल्व किया गया तो लिखा गया -G m/ कितना बोलो 5R, ये निकल गया -G m/ कितना निकल गया 5R। अब निकालते हैं पोटेंशियल एट B, कितना भैया पोटेंशियल एट B, तो मैं लिखूंगा -G और इंटू mb डिवाइड बाई कितना बेटा जी 2R, कितना भाई 2R। सर यहां देखिए सर लिखा गया -G कितना हो गया 2R और mb की जगह क्या लिखोगे 4m/5। जी यही लिखोगे आप। इसको सॉल्व किया गया तो लिखा गया -2gm और बाई कितना बोलो 5R, -2gm कितना हो गया 5R। क्यों? क्योंकि बेटा यहां से कैंसिल हो गया। आपको क्या चाहिए सर? हमें चाहिए VA माइनस VB। आप ए की जगह लिखेंगे -GM बाई कितना बोलो 5R, आप बी की जगह पे क्या लिखोगे -2GM बाई कितना बोलो 5R। इस पूरे को सॉल्व किया जाएगा तो लिखा जाएगा GM बाई कितना बोलो 5R। यस सर, ये ज्यादा है तो लिख जाएगा GM बाई 5R। अगर इसी क्वेश्चन में वो कहते कि भाई एक मास है m डैश, यस सर, उसे अगर ए से बी तक ले आना है तो कुल कितना ग्रेविटेशनल वर्क डन करना पड़ेगा? सिंपल, तो लिखते हैं आप वर्क डन बिटवीन ए बी, क्या लिखते हैं आप लिखते हैं VB माइनस VA और साथ में क्या लिखते हैं आप m डैश। ओके, आपका VA माइनस VB इतना निकला है और हमें क्या चाहिए VB माइनस VA, तो नेगेटिव लगा दो, क्या लिखोगे -GM/5R और साथ में m डैश, ये निकल जाता ग्रेविटेशनल वर्क डन। राइट? 12th में इसी को अगर आप यहां पे इसको पढ़ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और m डैश की जगह चार्ज निकलो तो उससे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन कहते हो। याद आया ना इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, याद है? सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों नेचर वाइज कंजर्वेटिव होती हैं, क्योंकि इनकी फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज पाथ कितना होता है 0 होता है। पढ़ा होगा आपने सर, E.dl इंटीग्रेशन ऑफ E.dl फॉर अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू 0। लेकिन क्या आपने ये पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ B.dl फॉर अ क्लोज पाथ इक्वल टू 0? नहीं, वो B0 टाइम्स ऑफ I के बराबर होता है। मतलब जिस भी फील्ड के लिए लाइन इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज पाथ 0 के बराबर हो वो फील्ड नेचर वाइज क्या होती है? कंजर्वेटिव होती है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर। क्लियर हुआ?
चलिए सर आगे समझते हैं। अब एक छोटी सी बात है, देखो सर, आप कुछ छोटा सा फंडा है बेटा, फॉर्मूला सिंपल सा होता है, v इक्वल्स टू माइनस जी एम बाई आर, स्केलर है। अब इस पर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, वहां 1/4 होता है, आप यहाँ पे माइनस जी कर लो, वहां पे चार्ज होता है आप यहाँ मास कर लो। तो क्वेश्चन में पैटर्न वही है, चेंज आपको सिर्फ क्या करना है, कांस्टेंट और चार्ज के लिए मास करना है, करिए और आपका आंसर वैसे का वैसा क्या आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलो सर, अब कुछ बातें और भी हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपने पढ़ लिया, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ लिया। अब एक बात सुनना, सपोज करो हमारे पास ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस आर के क्या है, बराबर है। सर यहां से x डिस्टेंस अवे एक पॉइंट लिया गया P, और इस स्फीयर का मास कितना बोलो, m है। ये सॉलिड है जिसे हम अर्थ की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, राइट? सॉलिड है, हम इसे अर्थ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब अगर आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला होता है माइनस जी इंटू एम, लिखा गया 3x² माइनस आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 2r का क्यूब। जी इसकी लिमिट है भैया, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r। चलो समझ लो बात ध्यान से। इमेजिन अगर आपको यहां पोटेंशियल निकालना सरफेस, तो फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे आप, माइनस जी एम बाई आर। यस, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से कितना बोलो, r है। आइए चेक करते हैं। सर अगर ये पॉइंट एग्जैक्टली यहीं पे आ गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई, r। ये ले भाई, अगर लिख दिया गया इफ x इक्वल्स टू r, तो लिखा गया माइनस जी इंटू कैपिटल M, पुट करना बेटा, देखोगे 3r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, 2r का क्यूब। सर ध्यान देंगे सर, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माइनस जी इंटू कैपिटल M, ये सॉल्व हो गया, कितना आ गया बोलो, 2r का स्क्वायर डिवाइड बाई 2r का क्यूब। सर सॉल्व करेंगे तो निकलेगा माइनस जी एम बाई आर। देखो ये फॉर्मूला इसके साथ क्या हो गया, मैच कर गया। तो आप इसको थोड़ा याद रखेंगे कि भाई एक सॉलिड स्फीयर हो जिसे आप अर्थ भी समझ सकते हो, उसके सेंटर से x डिस्टेंस अवे अगर किसी पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूले के लिए आप ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू या तो r के बराबर होगी या उससे क्या होगी, बड़ी होगी। छोटे के लिए वाला डिफाइंड नहीं होता। क्लियर? चलो सर, अब हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सर अबाउट केपलर्स लॉज। जी, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेट मोशन अराउंड द सन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेट मोशन अराउंड द सन। पहले कुछ बातें आपको समझा दूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए यह है पाथ, सर्कल है, दिस इज सर्कल। सर्कल का सेंटर ही उसका फोकस होता है, ध्यान रखिएगा, सर्कल का सेंटर ही उसका फोकस होता है। बट दिस इज एलिप्स, इसे कहते हैं इलिप्टिकल पाथ। ध्यान रखिए सर, ये इसका सेंटर है, और ध्यान रखो भैया, जो आपका एलिप्स होता है उसके दो फोकस होते हैं, एक होता है F1, एक होता है कितना बोलो, F2। वी हैव टू फोकस, राइट? सर यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं A, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं B, राइट? ध्यान सुनो, इस लंबाई को भी आप A कह सकते हो और इस लंबाई को भी आप B कह सकते हो। देखिए अगर आप लिखते हो 2A तो इसे कहते हैं मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और अगर आप लिखते हो 2B, ये वाला 2B, तो आप इसे कहोगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। 2A लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड 2B लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। सर अगर आप आधा लेते हो तो लिखा गया लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और अगर आप आधा लेते हो ये वाला तो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। इज इट क्लियर? तो प्लीज हम बात करें केपलर्स लॉज में। अब एक एक बात को पढ़ते हैं सर। पहला आपको पढ़ाया गया सर लॉ ऑफ फोकस। क्या पढ़ा गया भैया? लॉ ऑफ फोकस। कहा गया कोई भी प्लेनेट हो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है, एंड सन ऑलवेज एट द फोकस ऑफ द पाथ। एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स, ईच प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन along the elliptical path, and sun is always at the focus of the path. आइए जरा समझते हैं सर। So this is elliptical path, राइट है सर? ये है सेंटर, और एक फोकस यहां पर है, एक फोकस यहां पर, ये आपका सेंटर है। तो कहा यह गया भाई, क्या कहा गया भाई सुनिए, कहा यह गया कि सन इनमें से किसी एक फोकस पे होगा। मान लो दिस इज सन, इस फोकस पर है, राइट है, इस फोकस पर है। और आगे बढ़ते हैं सर। सर समझिएगा सर, बोला गया
कि जो प्लेनेट है, दिस इज अ प्लेनेट, दिस इज द प्लेनेट एंड दिस इज द सन। ये जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, एंड सन हमेशा पाथ के कहां पे होता है? फोकस पे होता है। दिस इज द लॉ ऑफ फोकस। पहला यही था। चलिए अब आया दूसरा पार्ट जी सर। दूसरा आया सर लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लॉ ऑफ एरिया सर, दिस इज एलिप्स। जी सर, सर ध्यान सुनिएगा सर। यस सर, ये है आपका सेंटर और फोकस आपका यहां पे है। चलो भाई, सन यहां पे है सर, ये देखिए सन यहां पर है। अब बात करते हैं प्लेनेट की सर। चलो मान लो ये मेरा प्लेनेट था, प्लेनेट, ठीक है सर, दिस इज प्लेनेट, इसका मास स्मॉल एम है और सन का मास आपको चाहिए तो यू कैन टेक कैपिटल एम, ले सकते हैं, राइट। चलो मान लो ये प्लेनेट ए से कहां गया? बी पर। ए से कहां गया? बी पर, और इसका यहां से यहां तक का टाइम dt1 है। चलो भाई, सर ए से बी तक जाते समय उसने सन के स्पेक्ट में जितनी एरिया सब्सटेंड की वो आपका dA1 है। सेम प्लेनेट, सपोज करो वही प्लेनेट अगर सी से डी पर जाता है और सी से डी तक का जो टाइम है वो dt2 है, और सन के स्पेक्ट में जो एरिया सब्सटेंड करता है वो क्या लिखा गया? dA2। dA2। तो केपलर साहब ने बताया कि एरिया डिवाइड बाय टाइम का रेशियो जो क्या होता है? फिक्स होता है। मतलब ईच प्लेनेट स्वेप्ट या कवर इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू सन। कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ जो इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को सब्सटेंड करता है। इनके कहने का मतलब बच्चे ये कहना चाहते हैं कि dA1 by dt1 शुड बी इक्वल्स टू dA2 by कितना बोलो? dt2, राइट। कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि एरिया डिवाइड बाय टाइम, इसका रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट। इसका नाम लिखा गया एरियल वेलोसिटी। क्या लिखा गया? एरियल वेलोसिटी। मतलब एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट विद रिस्पेक्ट टू सन इज ऑलवेज कांस्टेंट, करेक्ट। अब सुनिए सर, फंडा होता है L इक्वल्स टू 2m इंटू dA बाई dt। dA बाई dt, L इक्वल्स टू 2m इंटू dA बाई dt। What is L? Of course, angular momentum, right? What is L? Of course, angular momentum. बेटा अगर आप यहां से निकालते हो dA by dt तो आपका यहां निकलेगा L by 2m। बेटा ध्यान से सुनो, क्या L एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है? यस। क्या 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई। दैट्स वाई ऑलवेज कांस्टेंट। ये लो, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हमेशा होगा। दैट्स वाई वी कैन से the aerial velocity of the planet with respect to sun is always constant. इसका मतलब Kepler second law obeys law of conservation of angular momentum. Yes, Kepler second law obeys law of conservation of angular momentum. अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्या प्रॉब्लम खड़ी हो गई भाई? समझिए। चलो मान लो दिस इज द इलिप्टिकल पाथ और बेटा सन यहां पर है, राइट। चलो मान लो जब प्लेनेट यहां पर था, मूव कर रहा था, और जब प्लेनेट यहां पे था, मूव कर रहा था ऐसे बी पर। ये ए है, ये बी है, ये आपका सन है। तो क्या सन से ये डिस्टेंस और क्या सन से ये डिस्टेंस दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं। देन हाउ कैन यू से कि यहां पर और यहां पर दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी? नहीं हो सकती है। वो सेम तब होती जब सन के चौथा पाथ कैसा होता? सर्कल होता। तब आप कह सकते थे कि भैया वेलोसिटी जो होगी, जिस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व कर रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो हर जगह क्या होगी? सेम होगी। बट ऐसा यहां पर हो सकता है? नहीं, क्योंकि डिस्टेंस ए का डिस्टेंस सन से बड़ा है और बी का डिस्टेंस सन से क्या है? छोटा है। डिस्टेंसेस अलग अलग है भाई, इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो सर इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया, ध्यान रखिए। अगर डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होती है। कहां से कम है? सन से। और अगर सन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया सर लिखा गया v मैक्सिमम डिवाइड बाय v मिनिमम। सर लिखा गया 1 प्लस e डिवाइड बाय 1 माइनस e। यस सर। एंड व्हाट इज e? ऑफ कोर्स इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, जिसकी मैथमेटिकल वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है? छोटी होती है। जिसकी मैथमेटिकल वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है? छोटी होती है। तो अगर कोई प्लेनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है तो उस प्लेनेट की जब प्लेनेट रिवॉल्व करेगा तो उसकी रिवॉल्यूशन की मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी का रेशियो 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 माइनस ई के बराबर होगा, जहां पे ई इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स होती है, जिसकी वैल्यू 1 से क्या होती है? छोटी होती है। तो एक बार दोबारा, कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है एंड सन हमेशा पाथ के कहां पे होता है? फोकस पे होता है, करेक्ट। ये लॉ ऑफ फोकस था।
दूसरा आते हैं सर उन्होंने कहा कि कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते समय इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया को स्वेप्ट करता है, मतलब कवर करता है, जो कि मैंने समझाया कि अगर यहां से यहां तक का टाइम dt1 है और सन के रिस्पेक्ट में एरिया जो सब्सटेंड किया वो da1 है, अगर यहां से यहां तक का टाइम dt2 है और सब्सटेंड एरिया da2 है, तो इनके अकॉर्डिंग में एरिया डिवाइड बाय टाइम का रेशियो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। सर एरिया डिवाइड बाय टाइम का रेशियो फिक्स होगा, नाम लिखा गया एरियल वेलोसिटी, मतलब एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। फिर मैंने आपको एक फंडा बताया कि एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू 2m इंटू डी ए बाई डी टी। बेटा अगर आप निकाल तो डी ए बाई डी टी तो लिखेंगे L बाई 2m। सर 2m तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, m क्या मास ऑफ प्लैनेट है, और एंगुलर मोमेंटम वैसे भी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट हुआ, दैट्स व्हाई वी कैन से द एयर वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। कांस्टेंट करने के लिए किसकी हेल्प लिखी भाई, एंगुलर मोमेंटम। इट मींस केपलर सेकंड लॉ ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैंने कहा अगर सन के चारों तरफ उसका पाथ एलिप्टिकल है तो क्या प्लैनेट का सन के रिस्पेक्ट में हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम होगा, नहीं, दैट्स व्हाई स्पीड हर जगह सेम नहीं होगी सर, अलग अलग होगी। तो अगर ध्यान देखा जाए, अगर आप इस पॉइंट पे हो तो डिस्टेंस सबसे बड़ा है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी सबसे कम होगी। अगर आप यहां पे हो, डिस्टेंस सन के रिस्पेक्ट में कम है, इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बोला गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो होता है 1 + e डिवाइड बाय 1 - e, वेयर e इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, जो हमेशा एक से क्या होती है, छोटी होती है। करेक्ट, दिस इज अबाउट द सेकंड लॉ, राइट। अब जब सेकंड लॉ पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर ले बेटा, देखो ध्यान से प्लीज। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, अभी जो नई एनसीईआरटी है उसके अंदर नहीं है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में है। देखेगा सब बताया गया, ये आपका सन है, लिख दिया इन्होंने क्या चीज, सन है, और ये लिखा गया प्लेनेट। प्लेनेट बेटा ध्यान से देखो, सब बोला गया कि प्लेनेट ए से चल करके बी पर पहुंचा, ए से चल के कहां पहुंचा, बी तक। उसने जो एरिया सबस्टेंड किया लिखा गया A1। पूरी बात ध्यान सुनिएगा सर। सो टाइम टेकन ए बी मान लिया गया 20 आवर्स, मैं को डिजिट याद, मैंने डिजिट चेंज कर दिया है। और बेटा जी ये जो एरिया लिखा गया A1 मान लो लिख दिया गया सर 500 किलोमीटर स्क्वायर, राइट, किलोमीटर स्क्वायर। अब अगर वही प्लेनेट सी से ट्रेवल करके डी तक जाए, सेम प्लेनेट, और जो टाइम है T2 है और ये एरिया कितना बोलो A2 है, कहा गया टाइम टेकन बाय CD मान लो कि 35 आवर्स हो, तो बताओ जिसने जो एरिया सबस्टेंड की वो कितना होगा। आसान है भाई। अभी आपको क्या बोला गया कि A1 बाई T1 शुड बी इक्वल टू A2 बाई कितना बोलो, T2। A1 कितना बोलो 500, T1 बोलिए कितना बोलो 20, A2 चाहिए बेटा जी, यस, ये कितना हो गया 35। सो सॉल्व इट एंड यू कैन गेट योर आंसर A2। क्या निकलेगा भाई, ये देखो जो A2 निकलेगा बेटा वो निकलेगा 500 इंटू 35 डिवाइड में कितना हो गया 20, और आगे लिख देंगे सर किलोमीटर स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। सॉल्व करना है कर लो, ये लो, ये कट के कितना गया 25, राइट है। तो 25 इंटू 35 अब तो मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा, क्या निकल जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर, राइट है। तो ये क्वेश्चन किस पर डिपेंड था, एयर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन इज ऑलवेज कांस्टेंट। आइए यहीं पे क्वेश्चन और भी है, ये भी एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, अगला वाला भी एनसीईआरटी का एग्जांपल ही है, राइट। क्या है क्वेश्चन बच्चे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये है दिस इज इलिप्टिकल पाथ, राइट, और बेटा ये है आपका सन, यहां पर है, बना दिया सन। चलो हमने क्या किया कि भैया ये देखो सर, हमने ये लिया प्लेनेट, दिस इज प्लेनेट। जब प्लेनेट ए पर था उसकी वेलोसिटी v थी, यस सर वेलोसिटी v है बेटा, ये आपको गिवन है, और ये भी गिवन है कि जब वो ए पर था तो यहां से जो डिस्टेंस है बेटा कितना बोलो d1 है, कितना बोलो d1 है। सर जब वो रिवॉल्व करता हुआ कहां पहुंचा, सर जी बी पर पहुंच गया, बताइए वेलोसिटी एट बी कितनी होगी। नाउ वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी एट डी, जबकि ये जो डिस्टेंस है सन से यहां तक d2 है, यस। When the distance of planet from the sun is d1, then its speed is v. यह given है। Calculate speed at b if the distance from the sun is d2. Right? आ जाओ बेटा। आपने बोला था ना ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको याद है तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू R क्रॉस P। देखो क्या ये तीनों के तीनों वेक्टर हैं, यस। क्या बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है जी, तो ये तीनों के तीनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, यस सर। यहां पे R परपेंडिकुलर टू कितना बोलो P है।
ध्यान से सुनो। और अगर इसका स्केलर फॉर्म लिखा जाएगा तो लिखा गया R इंटू एम वी। यस, आर के R और P की जगह क्या लिखोगे, एम वी। ध्यान से सुनो, अगर इसी की बात कर लें हम, यहां देखिए सर ये डिस्टेंस d1 है और ये आपका सन है, और यहां पर अगर मोमेंटम बनाओगे ना तो लिखोगे एम बी ए पर। सर ये डिस्टेंस कितना बोलो, d2 है यहां पर, चलो ये b पर, और यहां अगर मोमेंटम बनाओगे ना तो लिखोगे एम वी बी। राइट, यस सर। क्या बोला गया, सन के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। एंड व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, यस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम, इट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम, इट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो वी कैन से कि एंगुलर मोमेंटम एट ए शुड बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट बी विद रिस्पेक्ट टू सन। सन के रिस्पेक्ट में जितना एंगुलर मोमेंटम ए पर होगा उतना एंगुलर मोमेंटम कहां पे होगा, बी पर होगा। आइए ए पर एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए, तो लिखेंगे d1 और साथ में mv, और यहां लिखोगे d2 और साथ में लिखोगे mvb। राइट बेटा, ये कैंसिल हो गया, ये था mv बेटा, v था सॉरी। ध्यान रखिए सर, अगर निकालेंगे d2 तो लिखेंगे सर m कट गया, यस सर, तो क्या लिखा गया v इंटू d1 और डिवाइड बाई d2। दोबारा देख लो, यस सर आपने लिखा d1 साथ में mv और आपने लिखा d2 और साथ में mvb। जी ये देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। बेटा m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अगर निकालोगे d2 तो लिखोगे v इंटू d1 और डिवाइड बाई d2, दैट्स योर आंसर। ये दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा सर। करेक्ट है बेटा। तो सेकंड लॉ था सर लॉ ऑफ एरिया, फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ फोकस। अब आया थर्ड लॉ। जी सर, थर्ड लॉ में आता है बेटा सर, थर्ड लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड, पीरियड मतलब टाइम पीरियड। सर अब जा देखिएगा इसको ध्यान से बेटा, ये देखिए सर, सो दिस इज इलिप्टिकल पाथ। जी सर, एंड व्हाट इज दिस, यहां पे आपका सन है, यहां पे क्या बेटा बोलो, सन है। सर इस डिस्टेंस को हम कहते हैं ए माइनर एक्सेस, और इसे कहते हैं, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सेस, इसको कहते हैं सेमी, गलत बोल रहा हूं सर, सेमी मेजर एक्सेस एंड सेमी माइनर एक्सेस। ए वाले को क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सेस की लेंथ है, और बी वाला जो है सेमी माइनर एक्सेस है। रिप्रेजेंटेशन ए लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस, बी लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सेस, एंड दिस इज द प्लेनेट जो इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि एक चक्कर लगाने में जितना भी टाइम लगेगा, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, उसका स्क्वायर कर दीजिए। चलो मान लो प्लेनेट का सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में लगा हुआ टाइम t है, इसका स्क्वायर कर दिया। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। रिवॉल्यूशन के दौरान जब प्लेनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ के अलॉन्ग मूव करता है तो एक चक्कर लगाने में जितना भी टाइम लेता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। उसका स्क्वायर इस वाली लेंथ के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। व्हाट इज ए, द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सर इसे हटाया गया तो लिखा गया k टाइम्स ऑफ ए क्यूब, और k को लिखा गया केपलर्स कांस्टेंट। क्या लिखा गया, केपलर्स कांस्टेंट। तो बेटा अगर यहां से k लिखा जाएगा, लिखा गया t स्क्वायर बाई ए क्यूब। व्हाट इज t, टाइम, इसका डायमेंशन फॉर्मूला t होगा, स्क्वायर कर दिया। व्हाट इज a, लेंथ, डायमेंशन फॉर्मूला l होगा। इसको सॉल्व करोगे, लिखोगे n-3 और t रेज़ पावर 2, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ केपलर्स कांस्टेंट। इज इट क्लियर। तो कुल मिला के बात ये हुई सर, दिस इज द थर्ड लॉ। अब यहां थोड़ी प्रॉब्लम है सर, लिखते तो ऐसे ही बेटा, लेकिन जब बात न्यूमेरिकल किया जाती है, मैंने बोला था ना कि ग्रेविटेशन में जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं सबके सब सर्कुलर पाथ के लिए होते हैं। अर्थ को भी स्फीयर मान लेते हैं, राइट है, जबकि उसका शेप थोड़ा सा स्फीयर है नहीं, राइट है। इसी तरह से केपलर्स के सारे लॉज इलिप्टिकल पाथ के लिए बनाए गए, लेकिन जब बात न्यूमेरिकल की आई, खासकर थर्ड लॉ के लिए, तो उन्होंने पाथ सर्कल ले लिया। क्या ले लिया, सर्कल। कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है, राइट, कि अगर जब बात न्यूमेरिकल की आएगी थर्ड लॉ के लिए तो पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। और अगर आपका पाथ सर्कल हुआ तो बेटा क्या होगा, ये देखिए सर, यस सर, फिर तो बच्चे सन आपका यहां पाया जाएगा क्योंकि इसका सेंटर और फोकस सेम होता है। और ये है आपका प्लेनेट, ये है आपका प्लेनेट जिसका मास m है, और ये है क्या बोलो, रेडियस, जो हर जगह सेम होगी। अब ये इसके चारों तरफ क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा जाएगा t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब।
क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस हर जगह क्या होगा, सेम होगा। कुल मिला के बात यह है सर, Kepler's थर्ड लॉ का अगर न्यूमेरिकल आता है तो उससे पाथ हमेशा सर्कल लिया आता है, फिर उसके लिए फॉर्मूला टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाता है। करेक्ट है। आइए इसे बेस एक क्वेश्चन करते हैं सर, देखेगा बेटा। बोला गया सैटर्न ईयर, सैटर्न मतलब शनि ग्रह, सैटर्न ईयर इज 8 टाइम्स ऑफ अर्थ ईयर। Saturn year is 8 times of Earth year. If distance between Sun and Earth is x kilometer, then calculate distance between Sun and Saturn. देखो Saturn year is 8 times of Earth year. इसका मतलब समझिए पहले, सन के चारों तरफ अर्थ एक चक्कर लगाने में 1 साल लेती है, दैट इज कॉल्ड इज 1 ईयर, उसका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है। बोला गया सैटर्न ईयर इज 8 टाइम्स ऑफ अर्थ ईयर, मतलब जो सैटर्न होगा ना शनि ग्रह, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो वो उसका टाइम पे अर्थ का 8 गुना होगा, मतलब 8 साल हो जाएगा। इसका मतलब ये था। अगर सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस x किलोमीटर है तो बताइए सन और सैटर्न के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। 1 मिनट, Kepler's थर्ड लॉ, इट इज डिफाइंड फॉर रिवोल्यूशन नॉट फॉर रोटेशन, रिवोल्यूशन। करेक्ट है। चल बेटा ध्यान से देखो, सो दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ, और मान लेते हैं ये आपका सैटर्न है। कोई बात नहीं, सैटर्न है। चलो जी, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, इन्होंने कहा ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x किलोमीटर है, तो हमने इस वाले को मान लिया कितना, बोलो x डैश इसका। सर देखिएगा सर, सैटर्न भी इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, राइट। इसका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन में मान लिया ts मान लिया, और बेटा जी अर्थ भी रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ, ओके। इसका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन मैंने मान लिया क्या मान लिया, टी मान लिया। अब गिवन क्या है सर, सर आपको गिवन है कि टी एस इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ टी ई। यस, सैटर्न ईयर इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ अर्थ ईयर। लॉ क्या है, लॉ ये है बेटा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो बेटा अगर लिखोगे टी एस स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स डैश का क्यूब, क्यों, आपने उसे एक्स डैश माना है, और अगर आप लिखते हो सर टी ई स्क्वायर अर्थ के लिए सर, तो लिखोगे x का क्यूब लिखोगे, क्योंकि उसका डिस्टेंस दिस है। अगर मैं दोनों को एक साथ स्क्वायर करूं टी एस बाई टी ई का होल स्क्वायर, तो लिखोगे x डैश बाई x का कितना, बोलो होल क्यूब। इक्वेट करना चाहो तो k से मल्टीप्लाई करके लिखो, k से मल्टीप्लाई करके लिखो, बाद में डिवाइड करने से k कट जाएगा, तो मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया। सर टी एस तो लिखा गया 8 टाइम्स ऑफ टी ई डिवाइड बाई कितना हो गया, टी ई इसका होल स्क्वायर। यस सर, यहां लिखेंगे x डैश और बाई x का होल क्यूब। बेटा ये टी ई से टी ई कैंसल, 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64, और यहां लिखा गया x डैश बाई x का कितना, बोलो होल क्यूब। ध्यान रखो यहां क्यूब है, इसलिए मैंने इसको दिया सर 4 का क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब 64 ही होता है बेटा। लो जी सर, मैं दोनों साइड से क्यूब हटा दिया, तो क्या बचा, बोलो बचा 4 इक्वल टू एक्स डैश बाई एक्स, तो जो x डैश निकला वो क्या निकल गया, 4x। यस सर, इफ सैटर्न ईयर इज 8 टाइम्स ऑफ अर्थ ईयर, then distance between sun and Saturn will be equals to 4x if distance between sun and earth becomes x। क्लियर भाई, मतलब यहां पे Kepler's थर्ड लॉ एप्लीकेबल हुआ। तो Kepler's के 3 लॉज थे, पहला लॉ ऑफ फोकस, दूसरा लॉ ऑफ एरिया, dA by dt is always constant, obeys law of conservation of angular momentum, and elliptical path के along maximum velocity एंड मिनिमम वेलोसिटी का जो रेशियो होता है 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 माइनस ई होता है, ई लेस देन 1, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। एंड जो थर्ड लॉ होता है बेटा वो होता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर आर पाथ कैसा है, सर्कल है, अगर एलिप्स है तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, जहां पे ए लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये Kepler's के 3 लॉज थे। क्लियर। चलिए अब बात करेंगे अबाउट द सैटेलाइट्स, अबाउट द सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में कुछ कैलकुलेशंस हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर। चलिए हाँ जी सर, दिस इज अर्थ, और बेटा ये अर्थ की रेडियस है कितनी भैया, r, ये सेंटर है, ये मास है, और यहां क्या लिखा गया, अर्थ। करेक्ट। अब सुनिएगा सर, सर हुआ ये कि अर्थ के सेंटर से h हाइट एबव, अर्थ के सेंटर से h हाइट एबव एक ऑब्जेक्ट है या कोई सैटेलाइट है, ठीक है, वो इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है उसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसका फार्मूला gm डिवाइड बाई r प्लस एच, या फिर r विद इन नोट g डिवाइड बाई r प्लस एच होता है।
सर ध्यान से देखा जाए, इस ऑर्बिट की जो रेडियस होगी स्मॉल आर, वो कहलाएगा आर प्लस एच। यस, क्योंकि सेंटर्स लेते हैं यहां पे आर ग्रेटर देन कितना बोलो, आर है, एंड दिस इज द अर्थ। लो भाई, तो अर्थ है, उसका मास कैपिटल एम है, उसका सेंटर कितना बोलो, ओ है, रेडियस कैपिटल आर है। अर्थ के सेंटर से, नॉट अर्थ के सेंटर से, अर्थ सरफेस से एच हाइट अबव एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर, रेडियस स्मॉल आर के बराबर है, जो कैपिटल आर से बड़ी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने वहां पे लिख दिया। सबसे पहला पार्ट सर लिखा गया GPE, सिंबल होता है U, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सैटेलाइट। सर फॉर्मूला लिखेंगे आप, U इक्वल्स टू माइनस G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई R प्लस H। यस सर, फॉर्मूला होता था Gm1 इंटू M2 बाई R। R क्या, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या लिखोगे, R प्लस H। हो गया फॉर्मूला। सर दूसरा आ गया सर काइनेटिक एनर्जी, जी, जिसका सिंबल लिखा गया K। सर K का फॉर्मूला लिखेंगे आप हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv नॉट स्क्वायर हो गया। सर इसको सॉल्व किया गया, लिखा गया m/2, और v नॉट की जो लिख दिया सर मैंने g इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई R प्लस H। ये देखो, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ सर v नॉट का, ऑर्बिटल वेलोसिटी का। सर इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो लिखा गया g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ R प्लस H। ये लो, ये निकल गया काइनेटिक एनर्जी बेटा, और सर ये क्या निकल गया आपका, पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। सो अगर निकाला हुआ टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r ग्रेटर देन कैपिटल R, तो क्या निकालेंगे आप बेटा, ध्यान से देखा जाए। आप पुट करेंगे u की जगह पे माइनस G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई R प्लस H, और आप यहां पुट करेंगे सर G कैपिटल M इंटू स्मॉल m 2 टाइम्स ऑफ R प्लस H। बच्चे इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं पूरा, तो निकलेगा माइनस G कैपिटल M इंटू स्मॉल m। बेटा पूरा सॉल्व करके देखिए, निकलेगा 2 टाइम्स ऑफ R प्लस H। दिस इज द टोटल एनर्जी। तो सर सैटेलाइट जो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई, एंड टोटल एनर्जी इतनी हो गई। अब एक छोटी सी बात आप यहां समझेंगे थोड़ा ध्यान से। सर नोट है जी, मैंने लिख दिया यहां पे नोट, आगे भी है बट पहले इतना पढ़ लो नोट। सर ध्यान से देखेंगे तो लिखा गया U इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ K। जी, U इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ K, और साथ में लगाएंगे नेगेटिव। कैसे, देखो K इतना है बेटा जी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कट जाएगा, देखो लॉट करके U के बराबर आ जाएगा। और सर आप लिख सकते हो U इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ E होगा। यस सर, सर देखो ध्यान दुआ लिखते हैं, U इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ E। जी ध्यान से देखो, E है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई को कट जाएगा, देखो लौट के आ गया। इसका मतलब U इक्वल्स टू माइनस 2K एंड U इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ E के क्या होता है, बराबर होता है। सर MCQs के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए सर, साथ में रिलेशन U इक्वल्स टू माइनस 2K एंड U इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ U K, वेयर U ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है सर, K काइनेटिक एनर्जी एंड E टोटल एनर्जी, राइट। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं सर, इतने को मिटा देते हैं बेटा। सर आइए, हाँ जी, अभी आपने टोटल एनर्जी क्या निकाला था बेटा, आपने निकाला था G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ R प्लस H। अब सुनिए, अगला पॉइंट है चौथा, नाम है ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट होता क्या है सर, इस सैटेलाइट को इस ऑर्बिट से निकालने के लिए कम से कम कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इस सैटेलाइट को इस ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए कम से कम जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी। यस सर, यह होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। एंड टोटल एनर्जी है क्या बेटा, तो लिखा गया G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ R प्लस H। इसको सॉल्व करोगे तो निकलेगा G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ R प्लस H। ध्यान से देखो, यही आपका काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यस सर, तो ध्यान से सुनिए, ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। ये होता है, ध्यान रखिए। तो अगर इस पर MCQ आया तो यही पूछा जाएगा कि भैया ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी में इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, या तो वो लिखेंगे कि माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, या लिखेंगे आप
इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, या फिर बोथ ऑफ देम लिख देंगे, है ना। तो किसी भी सैटेलाइट को जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, उस ऑर्बिट से निकालने के लिए आपको कम से कम कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन ऑन सिस्टम है, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। इसीलिए पॉजिटिव आने के लिए टोटल के आगे नेगेटिव लगाना पड़ा ताकि वैल्यू कैसी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी। 4 पॉइंट हो गया। अब आया 5वां पॉइंट। सर इसको भी देख लीजिए बेटा। सर 5वें पॉइंट में इसको फिर से हटा देते हैं इतना हिस्सा। अब आया सर जी, सर लिखा गया एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम लिखा गया एल ऑफ सैटेलाइट। चलो जी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। सर जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम। हाँ तो ठीक है, आइए इधर ध्यान से देखो सर, ये वेलोसिटी है सर, इसी में मास से मल्टीप्लाई कर डालो तो इसे क्या कहोगे आप, मोमेंटम। और ये आपका सेंटर है, तो अगर इसको ध्यान से देखो ऐसे, ये ले बेटा, ये हो गया आपका मोमेंटम। क्या लिखोगे, m इंटू वी नॉट। और देखो ये डिस्टेंस सेंटर के रिस्पेक्ट में ये हो गया कितना बेटा, बोलो ये है कितना, r, r विच इज इक्वल्स टू r प्लस h। ये है ना बेटा परपेंडिकुलर। आपको पढ़ाया गया था सर एंगुलर मोमेंटम दैट्स इक्वल्स टू r क्रॉस p, जिसको स्केलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं l इक्वल्स टू r इंटू p। आइए सर पहला पार्ट देखते हैं सर। L की जगह पे L, यहां लिखा गया R प्लस H, और P की जगह लिखा गया mv नॉट, mv नॉट। सर ध्यान से सुनिएगा सर, हमने लिखा यहां पे R प्लस H, यस सर, M की जगह पे M, और V नॉट की जगह पुट कर दिया ऑर्बिटल वेलोसिटी की जगह पे G इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई R प्लस H। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, राइट। अभी क्या करना है सर, हमने स्मॉल m को अंदर रखा और बाकी सबको, मतलब इसको बाहर रखा, बाकी सबको अंदर कर लिया। ये ले बेटा, सर लिखा गया जी एम, सर लिखा गया आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या लिखोगे, आर प्लस एच जी। अरे भाई रूट के अंदर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अगर आप इसे कैंसिल करते हैं कट जाएगा, तो सर एंगुलर मोमेंटम का पहला फॉर्मूला निकला सर लिखा गया जी इंटू कैपिटल एम और साथ में आर प्लस एच। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ angular momentum of satellite which revolves in a circular orbit of radius small r which is greater than capital R with respect to center of earth। clear आया सर। सेकंड पार्ट के लिए आपको याद है बच्चे, स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर होता है बच्चे। तो अगर लिखोगे g इंटू एम तो आप लिखोगे कितना, बोलो g इंटू आर का स्क्वायर। आइए सर मैंने क्या किया, L स्मॉल m लिखा बेटा, और ध्यान से देखो ये दिख रहा है G इंटू कैपिटल M जी। मैंने यहां लिख दिया सर G इंटू आर का स्क्वायर, और आगे क्या लिखा बोलो, R प्लस H। सर यहां से आप R बाहर निकाल सकते हो सर, तो M इंटू आर बाहर निकल जाएगा बेटा, यस सर लिखा गया G और साथ में R प्लस H। व्हाट इज दिस, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट ऑल्सो। यहां पे G क्या है, द ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो दिस इज calculation about the satellite. Gravitational potential energy, kinetic energy, total energy, gravitational binding energy, angular momentum, और मैंने जब ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ाया था तो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट निकाला था, और फिर उसके भी आप पर अगर मैं टाइम ऑफ रिवोल्यूशन पता है तो सैटेलाइट की अर्थ सरफेस से ऊंचाई कितनी होगी मैंने आपको वहीं पर पढ़ा दिया था, राइट है। तो आज मेरा ग्रेविटेशन का टॉपिक पूरी तरह से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। मैंने आपको ग्रेविटेशन 5 पार्ट्स में पढ़ाया, आप 5 पार्टों को ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से देखेंगे, और इसकी सहायता से आपके डाउट्स अब आसानी से क्लियर हो सकते हैं। समझे बेटा। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है, नए सोच, नए विचार, नए आइडियाज़ के साथ। धन्यवाद।